निकालो यार। लाए नहीं, ये अचार रख के खाया था क्या इसमें? कहाँ मिलता है बड़ा पाव यार? हमें तो मिला ही नहीं कहीं। अच्छा मिलता है इस साइड? अच्छा मिलता है? मंगवाएंगे यार किसी से, खुद, सिर्फ खुद के लिए। 1 से लेकर 5 तक, 1 to 5। मैटर वेव्स असाइनमेंट 2 है। 1 to 5 कोई डाउट? 1 से लेकर 5 तक। एक से लेकर 10। 8 को क्या बोलते हैं? 8 को बोलते हैं। तो 10 को 10 क्यों बोलते हैं? अच्छा 10 के बाद में जो, अच्छा 6 को 4, 5 को, लेकिन वही 5 अगर डबल डिजिट्स में होता है फिर उसको 5 से बोल देना। चलिए 8th नंबर देखें। 8th नंबर के अंदर बोला है डी ब्रोई वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इतनी स्पीड से। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दी हुई है इज इक्वल टू दैट ऑफ फोटोन, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए। अच्छा दोनों का, इलेक्ट्रॉन और फोटोन का वेवलेंथ इक्वल है। यहां पर क्या लिखूंगा मैं? H अपॉन mv, यही आएगा। अच्छा लेकिन मुझे क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी इन दोनों का रेशियो चाहिए। क्या काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का ½ mv² और फोटोन की जो काइनेटिक एनर्जी है, फोटोन की जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी? hc/λ। यार अब इसको लैम्डा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसको लैम्डा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यार मुझे v तो दिया हुआ है लेकिन वेवलेंथ के फॉर्म, वेवलेंथ तो लिखना है। क्या मैं यहां पर इस v को, इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये H अपॉन mv, तो mv की वैल्यू क्या आ जाएगी? H अपॉन λ e। तो यहां से ये वाली वैल्यू आ जाएगी ½ H अपॉन λ e इंटू v, और यहां पर hc/λ। यार ये लैम्डा और ये लैम्डा कैंसिल, क्यों? इक्वल है। H और ये H कैंसिल, तो यह जाएगा v अपॉन 2c। v की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 2, यह आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8। यहां से ये वैल्यू कैंसिल। यार ये क्वेश्चन तो हमने कराया हुआ है, v/2c आंसर था, बस वैल्यू दे दी अब इस बार। 1 से लेकर 12 तक, 18 तक, 18 तक, 13। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग वेवलेंथ 1 नैनोमीटर। यार इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है ना। 13 में बोला है काइनेटिक एनर्जी निकालो इलेक्ट्रॉन की जिसकी वेवलेंथ दी हुई है। पार्टिकल की वेवलेंथ, पार्टिकल की वेवलेंथ मतलब क्या है? डी ब्रोई वेवलेंथ। पार्टिकल के पास तो डी ब्रोई वेवलेंथ है, मुझे उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो क्या किया जा सकता है वो देखो। क्या इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोई वेवलेंथ क्या होता है? अंडर रूट में 150 अपॉन v। अच्छा ये किस यूनिट में, ये किस यूनिट में आना चाहिए? वोल्ट में, और ये किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में। क्या मैं यहां पर E से अच्छा इसको E इंटू वी लिख दूं तो अब ये इलेक्ट्रॉन, वो ये काइनेटिक एनर्जी बन गई। लेकिन अब ये जो काइनेटिक एनर्जी बन गई तो इसको अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना पड़ेगा। तो यहां पर जैसे हमने वहां पर भी लिखा था 150 अपॉन में ये काइनेटिक एनर्जी, स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा स्क्वायर 150 अपॉन में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 150, लेकिन अब ये यूनिट कौन सी होनी चाहिए? एंगस्ट्रॉम। ये कितनी दी हुई है? नैनोमीटर। नैनोमीटर तो एंगस्ट्रॉम में कितना आएगा? 10, तो ये 10 का स्क्वायर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 16 भी है, 16 भी है, 17, 16 भी है कि किसी का क्या हुआ है? शायद ऐसा क्वेश्चन है ना। 17 देखो, पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल का दिया हुआ है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी की भी रेंज दी हुई है। जब x की वैल्यू
17 नंबर, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो E नॉट है, और जब x से ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। मुझसे बोला जा रहा है λ1 और λ2 डी ब्रोई वेवलेंथ है पार्टिकल की उस रेंज के लिए, तो टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी इतनी दी हुई है। तो टोटल एनर्जी पता है, मुझे डी ब्रोई वेवलेंथ में कौन सी एनर्जी चाहिए होती है? काइनेटिक। ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन बन गया, मैकेनिक्स प्लस मॉडर्न मिक्स किया है, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी है। मैकेनिक्स के अंदर एक चैप्टर आता है वर्क पावर एनर्जी, तुम बहुत अच्छे से उससे जुड़े हुए होंगे। टोटल एनर्जी, वहां पर मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है। उसमें एक क्वेश्चन भी बनता है ऐसा ही कुछ, जब हम वापस से वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तो वहां पर वो क्वेश्चन फिर से आएगा। मुझे डी ब्रोई वेवलेंथ का रेशो चाहिए, डी ब्रोई वेवलेंथ निकालने का तरीका। अच्छा, अप्रोच कैसे डेवलप होती है यार क्वेश्चन में? डी ब्रोई वेवलेंथ H/P, H/mv और H/√2m काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहां टोटल एनर्जी दिया हुआ है 2E। क्या ये 2E नॉट है? क्या ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगा? पहले वाले केस में जब वेवलेंथ λ1 है, λ1 कब है? जब x की वैल्यू 0 से 1 है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना है? E नॉट। यार उस केस में पोटेंशियल E नॉट है और ये टोटल E नॉट है, तो काइनेटिक कितना होगा? E नॉट। ये चीज पता चल गई। दूसरे केस में जब डी ब्रोई वेवलेंथ जो है वो 1 से ज्यादा है, यानी कि इस वाले केस में डी ब्रोई वेवलेंथ इतना दिया हुआ है, लेकिन तब पोटेंशियल कितना है? 0। तो ये 0, टोटल तो अभी भी वही रहेगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी बनेगी सेकंड केस में? 2E नॉट। क्या काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रोई वेवलेंथ में रिलेशन पता है? तो यहां से वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ये रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो 1/2। पहले केस में काइनेटिक एनर्जी E नॉट, दूसरे केस में 2E नॉट, तो आंसर आ जाएगा √2/1। थर्ड ऑप्शन। फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में, एनसीईआरटी में तो हर चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं, रेंज वैल्यूज रेंज के फॉर्म में दिया होता है। तो ये अगर ये वाला चीज पढ़ना आ गया, ये जो हमने यहाँ लिखा है, तो बस वही वैल्यू पुट करनी चाहिए, ये रीड करनी आनी चाहिए। इसका मतलब ये वाली वैल्यू इस रेंज के लिए, ये वाली वैल्यू इस रेंज के लिए, बस 18 तक, 24 तक, 23, 1 किसकी का है क्या? अरे है, ठीक है। अब पार्टिकल, मैकेनिक्स देखो, मैकेनिक्स से एंट्री कर दी। एक पार्टिकल को h हाइट से रिलीज किया है, तो बोला जा रहा है उसकी डी ब्रोई वेवलेंथ जो है फंक्शन ऑफ हाइट। क्या डी ब्रोई वेवलेंथ ये वाला यूज कर सकते हैं? अच्छा, हाइट से गिरा रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0, थोड़ी देर बाद में स्पीड आएगी, क्या मैं ये वाला चीज यूज कर सकता हूं? लेकिन यार v चाहिए होगा, v किस फॉर्म में आना चाहिए? हाइट के फॉर्म में। क्या v की वैल्यू √2gh, तो डी ब्रोई वेवलेंथ और h में रिलेशन, ये h ऊपर जाएगा -12। 23 देखें, मजेदार क्वेश्चन, मैंने शायद पहले भी बताया था यार, ये कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उसके लिए ये काम किया गया, बाकी तो तुम्हारे सब नोट्स के अंदर ही बैठे हुए क्वेश्चन। 23 देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, क्या इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखता हूं? इस पे v लिखा हुआ है, हम u लिख देते हैं। ये इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितना है? v0 i कैप, x डायरेक्शन में जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा? क्या फोर्स की वैल्यू q इंटू e, ये आएगा। फोर्स इधर है तो एक्सेलरेशन भी इधर ही आएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू बता सकते हो क्या? फोर्स अपॉन में मास। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? डी ब्रोई वेवलेंथ बताओ एट टाइम t। यार तो एक हमारा लास्ट में टेस्ट आया था, उसमें भी था यार, है ना, सेम था, फिर क्यों पूछ रहे? 23 बोला भाई, किधर उधर से
है ना, ये टेस्ट में आया तो मुझे याद आ गया, चलो फिर भी बता देते हैं, आप इतना लिख ही दिया। डी ब्रोई वेवलेंथ कब पूछा जा रहा है? टी टाइम में। ये तो इनिशियल वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन जो है अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन था। जब पॉजिटिव होता तो सेम डायरेक्शन में स्पीड बढ़ती, और स्पीड बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, और मोमेंटम बढ़ेगा तो यार डी ब्रोई वेवलेंथ कम होती, तो डी ब्रोई वेवलेंथ तो चेंज होने वाली है। अच्छा, इनिशियल डी ब्रोई वेवलेंथ पूछा जाता, इनिशियल डी ब्रोई वेवलेंथ क्या आती? h/m v0। लेकिन टी टाइम पर पूछा जाएगा तो टी टाइम के बाद तो v चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन है, तो उस v की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा h/m, v की वैल्यू, क्योंकि एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, तो ये आएगा v इक्वल्स टू u कितना है? v0 प्लस, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस a, और ये टाइम t। यहां से v0 कॉमन लो तो h/mv0 की वैल्यू उसने लैम्डा नॉट दिया हुआ, उस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्या आंसर है? फर्स्ट ही लग रहा है, नहीं फर्स्ट ही है। तो यार माइनस क्यों लगाया फिर हमने? शायद हमारा जो पेपर आया था उसमें माइनस था। अच्छा, मुझे नहीं पता है कि यार यहाँ पर क्या लगने वाला है, तो आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखेंगे तो वो चीज हो जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई कैप जे कैप के ऑप्शन भी नहीं है वैसे। 24 भी है क्या? 24 देखो, 24 के अंदर भी ऐसा ही काम है। इनिशियल वेलोसिटी किधर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ऊपर। यार अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, सर्कुलर मैग्नेटिक फोर्स, फील्ड इधर है, सॉरी वेलोसिटी इधर है, फील्ड इधर है। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में लगता है? पॉजिटिव पर फील्ड की डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, चार्ज इलेक्ट्रॉन है, अच्छा फील्ड ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कहां लगेगा? नीचे। अच्छा, वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी वाई में आएगा, नेगेटिव वाई में। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। इधर है इनिशियल वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0। अरे ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, कि यार यहां पर फेंका जा रहा है इधर, लेकिन ग्रेविटी लग रही है फोर्स नीचे, तो नीचे भी एक स्पीड आने लगेगी। तो बस वही क्वेश्चन है ये वाला भी। क्वेश्चन है हमारे पास में 24, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है v0 आई कैप, फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? F इन डायरेक्शन ऑफ माइनस जे कैप, तो एक्सेलरेशन कितना आने वाला है? QE बाय m। यहां पर है इनिशियल वेलोसिटी v0, यहां पर लग रहा है एक्सेलरेशन, तो धीरे धीरे इस पर स्पीड आने लगेगी। उसने बोला है टी टाइम के बाद में, यार ये इधर जा रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो थोड़ी देर बाद में ऐसा हो जाएगा प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो यहां पर ये वाला पार्ट, ये तो अभी भी v0 रहेगा, और टी टाइम बाद में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? a इंटू टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल स्पीड ये आएगी अंडर रूट में v0 का स्क्वायर प्लस at स्क्वायर। तो यहां से ये v आएगा, फिर इस v की हेल्प से हम h/mv की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कर लोगे क्या? मुझे लग रहा है। अच्छा, ये भी वही क्वेश्चन है। थर्ड आंसर देखो ना यार, पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? पिछले वाले में फोर्स के जो मोशन है उसकी डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो 1D मोशन हो गया। इस वाले में अगर स्पीड इधर है तो फोर्स नीचे लग रहा है, ये एक तरह से ग्रेविटी की तरह काम कर रहा है, ये बन गया प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहेगा, वर्टिकल आ जाएगा, टी टाइम के बाद में स्पीड आ जाएगी, ए की वैल्यू रख देना, तो स्पीड आ गया। तो यहां से h/m v की वैल्यू यहां रख देंगे, उसके बाद में वो v0 कॉमन ले लेना, क्योंकि क्वेश्चन में अभी भी दिया हुआ है लैम्डा नॉट, बस वही काम लगेगा। 33 तक 29, ये तो क्लास वो h/qbr मैग्नेटिक फील्ड में बताया था ना यार, h/qbr आता है, mv²/r इक्वल्स टू qvb। 33 तक 33
एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, फोटोन है, दोनों की एनर्जी सेम है, रेशियो ऑफ डी ब्रोई वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम। एनर्जी सेम है या काइनेटिक एनर्जी सेम है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? कितना आएगा? हाफ v स्क्वायर। और उसकी एनर्जी कितनी फोटोन की? hc बाय लैम्डा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? इक्वल दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल है। मुझे रेशियो ऑफ डी ब्रोई वेवलेंथ एसोसिएटेड टू देम, तो इलेक्ट्रॉन का और फोटोन का। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखूंगा? h अपॉन mv, और इसके लिए क्या लिखूंगा? hc बाय e। अरे e की वैल्यू hc बाय लैम्डा, ये उल्टा हो गया। यहां से h कैंसिल, और क्या कर सकते हैं यार? यहां से mv की वैल्यू निकालना। क्या mv की वैल्यू 2hc बाय लैम्डा अपॉन में v आएगा? नहीं हो पाएगा। यहां से h से h कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी, e ऊपर जाएगा, mv इंटू सी। किस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है? मुझे c चाहिए, m चाहिए और e चाहिए। क्या हटाना पड़ेगा? v। तो v हटा दो इसको, और क्या है? v की वैल्यू कैसे हटाएंगे? v की वैल्यू कैसे हटाना है? यहां से v की वैल्यू ले लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, ये 2 अपॉन में m, v की वैल्यू आ जाएगी पावर 1/2, ये वैल्यू रख दो e, hc बाय लैम्डा m, इसकी पावर हाफ। इससे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी। 33 तक, और ये 32 भी है ग्राफ, ये तो इस साल भी आया था शायद, इस साल भी पेपर में आया था 32 तक, 33 तक कितने हैं? 45 तक। एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट किया है। डी ब्रोई वेवलेंथ इतनी दी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस। डी ब्रोई वेवलेंथ और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाना, वैल्यूज देखनी पड़ेगी, सारी वैल्यूज पुट करके देख लेंगे। कितना होता है डी ब्रोई वेवलेंथ? h अपॉन अंडर रूट में 2m e की जगह q इंटू v। कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जगह ये v। अच्छा, ये वैल्यू निकालनी है, ये दिया हुआ है। हाँ, उससे वैल्यू इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अच्छा, ये वैल्यू जो दी हुई है 1.227, ये 12.27 से कैंसिल हो रहा है, इसलिए हम वो वाला काम कर सकते हैं। नीचे क्या आता है? अंडर रूट v। v की वैल्यू इधर ले जाए, रूट v चाहिए ना। 12.27 अपॉन में 1.227 इंटू 10 टू द पावर। लेकिन ये किस यूनिट में होना चाहिए? ये किस यूनिट में होना चाहिए? और ये किस में दिया हुआ है? नैनोमीटर। क्या करो? -1। अब इसको सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद स्क्वायर कर लो। 45 तक, 44। अल्फा बीटा गामा सेम मोमेंटम है किसका? अच्छा, किसका है लॉन्गेस्ट वेव? अच्छा, अल्फा बीटा गामा सब पार्टिकल है। और वेवलेंथ बोल दिया किसका होगा? कौन सी वेवलेंथ पूछ रहा होगा? डी ब्रोई। और डी ब्रोई वेवलेंथ क्या होती है? h बाय t। p सबका सेम, तो लैम्डा भी सबका सेम, क्योंकि h तो सबका सेम होता है। आंसर बीटा दिया है, तो गलत दिया है। फोर्थ आंसर, 44 का फोर्थ कर दें, 35 का उसमें भी गलत है। एनर्जी, ये तो यार फोटो इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन हो गया। 45 देखें, एनर्जी निकालनी है 12400 अपॉन में वेवलेंथ 6840। कितना आ रहा बता दो खुद ही, मुझे नहीं आ रहा। 1.81 और आंसर कितना दिया भाई? 2। तो 44 का, ओहो मजा आ गया। पीछे छपा होगा तो बेचना थोड़ी ना इसको। अरे लास्ट क्लास के अंदर क्या स्टार्ट किया था?
किसने दिया था? रदरफोर्ड और पार्टी शार्टी ने। एक स्टेटमेंट लिखा था। अच्छा, सबसे पहली बात तो एक्टिव न्यूक्लियाई क्या होता है? जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट करेगा, मतलब वो रेडियो एक्टिविटी के लिए एक्टिव है। और जिससे एक्टिव कर चुके होंगे वो क्या बन गए होंगे? डिकेड। स्टार्टिंग में जब हमने कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया होगा, सैंपल उठाया होगा, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई मैक्सिमम होंगे और डिकेड कितने होंगे? 0। धीरे धीरे ये एक्टिव न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे और वो डिकेड बढ़ते जाएंगे। अच्छा, धीरे धीरे रेट ऑफ डीके कम हो जाएगी। उसमें एक स्टेटमेंट के लिखा था, रेट ऑफ डीके या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन सैंपल। तो यहां पर उसी के आगे चल रहे हैं। ये होता है ये n, ये है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। रेट ऑफ डीके यानी कि टाइम के साथ एक्टिव न्यूक्लियाई, ये टाइम के साथ विद। अच्छा, डिफरेंशिएशन का एक और मीनिंग होता है ना, क्या होता है? चेंज। ये क्या है? चेंज इन एक्टिव न्यूक्लियाई विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या ये ऐसे बोल सकता हूं कि ये रेट ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई? अच्छा, एक्टिव न्यूक्लियाई पहले बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? तभी तो कुछ वर्ड लिखा, क्या? डीके, कम हो। तो रेट ऑफ डीके यहां पर आएगा माइनस। ये किस पे डिपेंड प्रोपोर्शनल करता है? नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। ये जो टर्म लिखी है, इस टर्म को बहुत सारे नाम देते हैं। ये है एक तो रेट ऑफ डीके, या फिर इसको बोलते हैं हम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। बहुत सारे नाम है, कई बार अलग अलग, जो हम क्वेश्चन पर पहुंचेंगे उसमें बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगी। या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है रेडियो एक्टिविटी ऑफ सैंपल। रेडियो एक्टिविटी ऑफ सैंपल, इसको नोटेशन आर या फिर ए से लिखते हैं। रेडियो एक्टिविटी ऑफ सैंपल का मतलब क्या है? मान लीजिए t इक्वल्स टू 0 पर सबसे ज्यादा एक्टिव न्यूक्लियाई है, यानी कि उस सैंपल की रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा मतलब वो बहुत तेजी से डिके कर रहा है, मतलब माइनस dN/dt सबसे ज्यादा। थोड़ी देर बाद में उधर कुछ चले गए, ये बचे कम, तो एक्टिविटी अब थोड़ी सी कम हो गई, यानी कि रेडियो एक्टिविटी। ये जो टर्म है, ये रेडियो एक्टिविटी ऑफ सैंपल भी कहलाती है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। अच्छा, प्रोपोर्शनल फिजिक्स में जहां भी आता है उसको हटाते हैं तो क्या आता है? एक कांस्टेंट। तुम्हें याद आएगा कैपेसिटर में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़ा होगा। अच्छा, कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं तो चार्ज जो जा रहा है स्टार्टिंग में क्या होता है? 0। फिर इनफाइनाइट टाइम पर जाकर चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ी है, मीन टाइम पढ़ा है, वहां हाफ लाइफ पढ़ी है, करंट का कम होना पड़ा है। जब चार्ज बढ़ता है तो करंट कम होता है। कैपेसिटर में कौन सा करंट जा सकता है? एसी या डीसी? अच्छा, एसी तो अभी बात नाम भी नहीं लिया हुआ शायद अभी तक। एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है? ये है कैपेसिटर। डीसी करंट जो जाता है उसको ऐसे बनाया जाता है कि भाई करंट जा रहा है। डीसी करंट जो है, याद रखने का तरीका, कैपेसिटर से टकरा कर उसकी नाक टूट जाती है। लेकिन जो एसी होता है वो ऐसे चलता रहता है, ये निकल गया। एसी जो होता है वो कैपेसिटर को पार कर लेता है हमेशा। तो जब एसी पढ़ोगे तब कैपेसिटर फिर आएगा, लेकिन अभी जो तुम कैपेसिटर पढ़ा है वो डीसी सप्लाई के लिए पढ़ा है। कैपेसिटर करंट इलेक्ट्रिसिटी के जस्ट बाद जो कैपेसिटर पढ़ते हैं वो डीसी सप्लाई, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमने पढ़ा वो क्या है? डीसी। तो डीसी सप्लाई जो होती है वो कैपेसिटर से पास नहीं हो पाती। कब पास हो पाती है? t इक्वल्स टू 0 पर। धीरे धीरे करंट कम होने लगता है। छोड़ो उसको, मैं कहां भूल गया। बस ये ध्यान दें, दो चीजें काम में आएंगी कैपेसिटर में। बात स्टार्ट हो गई ना, इसलिए कैपेसिटर जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैपेसिटर को सॉल्व करने के लिए दो जगह पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक t इक्वल्स टू 0 पर और एक t इक्वल्स टू इंफिनिटी पर। t इक्वल्स टू 0 पर ये चार्ज जो होता है उस पर चार्ज 0 होता है, और जब चार्ज 0 यानी, अच्छा कैपेसिटर का काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना। और t इक्वल्स टू 0 पर अभी कोई चार्ज है ही नहीं, यानी कि ये भूखा है।
और ये भूखा है तो ये करंट यानी कि चार्ज को इनवाइट करेगा आओ, यानी कि ये जो कैपेसिटर है ये एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा, भैया हमारे पास कुछ है नहीं खाने को तो आओ। तो स्टार्टिंग में t इक्वल्स टू 0 पर कैपेसिटर बिहेव लाइक दैट स्ट्रेट वायर, लेकिन जैसे जैसे अब करंट आने लगा, चार्ज स्टोर होने लगा, तो धीरे धीरे उसका पेट भरने लगा, और पेट भरने लगा तो वो थोड़ा सा अपोज करना स्टार्ट करेगा। इसलिए तो तुमने कैपेसिटर की चार्जिंग में जब चार्ज का एक फॉर्म पढ़ा होगा कि जो चार्ज की कैपेसिटर चार्जिंग का जो फॉर्म होता है Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, या फिर जो भी तुमने पढ़ा हो टाउ वगैरह, जो भी नोटेशन होता है अलग अलग लोग अलग अलग पढ़ाते हैं। स्टार्टिंग में t इक्वल्स टू 0 पर चार्ज 0 होता है, धीरे धीरे ये चार्ज बढ़ता है, इनफाइनाइट टाइम पर Q बन जाता है, वो यहां पर आता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे चार्ज आने लगा वो आने वाले चार्ज को अपोज करने लगा, लेकिन इनफाइनाइट टाइम पर जब उसका पूरा पेट भर चुका है तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन सर्किट नहीं बनेगा, ऐसा थोड़ी ना कि कैपेसिटर लगाया और थोड़ी देर बाद में उसे तार ही तोड़ दिया, वो टूटता नहीं है। इट बिहेव लाइक ओपन सर्किट कि भैया आप नहीं लेंगे, और अब नहीं लेंगे तो करंट चाहे कितना भी आ रहा हो पार नहीं होगा, और पार नहीं होगा इसलिए हम बोलते हैं कि डीसी जो होता है वो कैपेसिटर से पास नहीं होता है। अगर कैपेसिटर सॉल्व करने होते हैं तो हमें दो चीजें ध्यान रखनी होती है, कब सॉल्व करना है, t इक्वल्स टू 0 पर या t इक्वल्स टू इंफिनिटी पर। या तो क्वेश्चन में दिया होगा t इक्वल्स टू 0 पर निकालो या t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे निकालो। कई बार क्वेश्चन में 80% क्वेश्चन में दिया ही नहीं होता है कि कब निकालना, और जब नहीं दिया होता है तो इंफिनिटी पे। ये इस कैपेसिटर में भी लगता है, ये जो मैंने जितनी भी लाइन बोली है कैपेसिटर में लगता है। अभी मैग्नेट जियो मैग्नेटिज्म चल रहा है, उसके बाद में EMI पढ़ोगे वहां इंडक्टर आएगा, उसमें भी लगेगा। दो जगह सॉल्व करते हैं, t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू इंफिनिटी। कुछ नहीं दिया है तो याद रखने का तरीका, अरे क्वेश्चन मेकर ने क्वेश्चन बनाया होगा तो बनाए हुए तो टाइम हो गया ना, तो t इक्वल्स टू इनफाइनाइट तक पहुंच गए। जब भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को स्टेडी स्टेट पे सॉल्व किया था, और स्टेडी स्टेट आने में कितना टाइम लगता है कल बताया था मैंने। इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट कभी नहीं आता, यानी कब, इनफाइनाइट। तो हर चीज हम सॉल्व कब करते हैं, इक्विलिब्रियम पर, यानी कि t इक्वल्स टू, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सेम जो ये वाली चीज आई है ना, यहां क्यों एंट्री कर रहे हो, सब यहां पर रिपीट होगा वैसा ही, बस टर्म्स अलग आएंगे। वहां चार्ज चलता था, यहाँ एक्टिव न्यूक्लियाई चलेंगे, बाकी सारा रिलेशन वही आने वाला है। अच्छा, प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट यहां पर ये लैम्डा नहीं। अच्छा, और क्या है साथ में लैम्डा के साथ में, n, ये तो आगे। ये लैम्डा क्या होता है, ये कहलाता है डीके कांस्टेंट। अच्छा, यूनिट डायमेंशन आती है, बताओ उस साइड में क्या यूनिट है, ये तो नंबर है, ये टाइम है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, टाइम इनवर्स। इधर क्या, इसकी यूनिट क्या है, कुछ भी नहीं, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, टाइम इनवर्स। शायद तुम्हें वहां पर भी पढ़ा होगा, कैपेसिटर में भी कुछ आती है यूनिट, जो कांस्टेंट आता है टी के साथ में, R इंटू सी, वहां पर। अच्छा, डिवाइड में आता है या मल्टीप्लाई में आता है, हाँ, थोड़ा सा बेसिक मैथ यूनिट डायमेंशन पे चले, काम आता है, बहुत काम आएगा, हर चैप्टर में काम आएगा, तो किसी भी एक जगह पढ़ लें तो अच्छा बन जाता है। बेसिक मैथ में पढ़ा जाता है कि यार ये यूनिट डायमेंशन चैप्टर में जो एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो भी चीजें होती है वो यूनिट लेस, डायमेंशन लेस होती है। क्या इसकी यूनिट पता है, टाइम की, सेकेंड, तो इसकी क्या होनी चाहिए, सेकेंड, तभी तो सेकेंड अपॉन सेकेंड, तभी तो यूनिट लेस डायमेंशन लेस बनेगा। तो यानी कि जो टाउ होता है ये होता है R इंटू सी, कैपेसिटर में पढ़ा हुआ, तो इस पूरे की यूनिट क्या बन जाएगी, सेकेंड, क्योंकि ये सेकेंड तो ये भी सेकेंड। मान लो फॉर्मूला ऐसा बनता, वैसे नहीं बनता है, मान लो ऐसा बनता, ये होता, वैसे तो नहीं बनता है, क्या ऐसा होता, इसकी यूनिट क्या है, सेकेंड, ये पूरा क्या होना चाहिए, यूनिट लेस डायमेंशन लेस, तो इसकी यूनिट क्या बनती, सेकेंड इनवर्स।
ठीक है, तो ये चीज वहां पर सब रिपीट होने वाली है, बस मैं वहां पर आऊंगा। अच्छा, ये है नंबर्स, कोई यूनिट नहीं, ये है नंबर, कोई यूनिट नहीं, तो इसकी यूनिट क्या होगी? 1 टाइम, तो यूनिट आ जाएगी यहां पर सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट आएगी। अच्छा, मजा नहीं आ रहा, माइनस को दूसरी साइड में ले जाते हैं, ये आ जाएगा माइनस में लैम्डा एन, ये एक चीज आ गई। अच्छा, इसको और क्या क्या बोलते हैं? एक चीज तो ये, चलो ये इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डीके। इसको और क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। एक और नाम, रेडियो एक्टिविटी। तो क्या रेडियो एक्टिविटी को आर या ए से लिखते हैं? ये किसके इक्वल हो जाएगा? लैम्डा इंटू एन। किसी भी टाइम पर रेडियो एक्टिविटी सैंपल की कितनी होगी? आर या ए। उस टाइम पर कितने एक्टिव न्यूक्लियस हैं इनटू डीके कांस्टेंट कितना। ये भी रेडियो एक्टिविटी है, लेकिन वैल्यू किसके इक्वल आएगी? लैम्डा इंटू एन के बराबर आएगी। अब थोड़ा सा और आगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे पहुंचेंगे। यहां से dn बाई dt जो है इक्वल्स टू माइनस में लैम्डा। यार तुमने कभी पढ़ा हो काइनेमेटिक्स वगैरह कि जब भी ऐसी चीज आती है तो एक जैसे वेरिएबल एक साइड ले जाएगा। अच्छा, वेरिएबल कौन कौन है? लैम्डा तो कांस्टेंट है। क्या वेरिएबल है? एन कांस्टेंट है या वेरिएबल? क्योंकि टाइम के साथ एन चेंज होगा। टाइम तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, टाइम तो वेरिएबल चीज है। तो यार ये dn है, तो इस एन को इधर ले जाए, बच गए। तुम ना पढ़ाई छोड़ दो, इस साइड के लोग, तुम बकरियां चलाओ। और ये t इसको इधर ले जाए, तो ये आ जाएगा ये, और ये माइनस में लैम्डा dt। अब क्या करते हैं? काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा ऐसी चीजें बहुत सारे चैप्टर में आता है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। लो, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करना होता है तो लिमिट्स लगानी पड़ती है। अब लिमिट्स देखते हैं क्या क्या होगा। हमने यहां ले लिया लेट एन नॉट, जो है एन नॉट, ये है इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियस, जिसे वहां पर क्यू नॉट लिखते होंगे शायद। वो क्या था? मैक्सिमम चार्ज। और ये क्या था? किसी भी इंस्टेंट पर चार्ज। वैसे ही स्टार्टिंग में ज्यादा एक्टिव न्यूक्लियाई थे ना, फिर धीरे धीरे वो उधर चले जाएंगे तो ये कम हो जाएगा। और एन जो है वो है एक्टिव न्यूक्लियाई एट इंस्टेंट। किसी इंस्टेंट पर कितने एक्टिव न्यूक्लियाई है, थोड़ी देर बाद में ये वो चीज है। तो पहले कितने थे, बाद में इनफाइनाइट टाइम पे कितने हो जाएंगे? 0। धीरे धीरे एक्टिव न्यूक्लियाई कम होने वाले हैं ना, और बाद में जाकर वो खत्म हो जाएंगे। तो वही चीज हमें यहां पर करनी है। मुझे इसकी लिमिट, अच्छा यहां किसकी लिमिट्स आएंगी? क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसकी लिमिट आती है। तो टाइम पहले 0, तो t की वैल्यू 0 पर यहां किसकी लिमिट आएगी? नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई की। तो t इक्वल्स टू 0 पर एक्टिव न्यूक्लियाई n नॉट इनिशियल। t टाइम पर एक्टिव न्यूक्लियाई मान लिए n। अच्छा, 1/n का इंटीग्रेशन ln x, 1/x का ln x। तो यहां पर आ जाएगा ये ln n। इसकी लिमिट्स रखेंगे n नॉट से n। यहां पर माइनस में लैम्डा कितना आएगा? t, 0 से t। लिमिट पुट करें n माइनस ln n नॉट, माइनस में लैम्डा t। अच्छा, log m माइनस log n, m बाई n। तो यहां से आ जाएगा n बाय n नॉट, पता है ना? इक्वल्स टू माइनस में लैम्डा टी। आगे बढ़े, यार मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है किसी भी टाइम पर कितने एक्टिव न्यूक्लियाई बचे। स्टार्टिंग में कितने थे? n नॉट, थोड़ी देर बाद में n। मुझे निकालना है इतने टाइम में इतना बचा। जैसे यहां पर मुझे यहां निकालना है t टाइम में कितना चार्ज है, क्योंकि मुझे पता है कि कैपेसिटर में स्टार्टिंग में चार्ज 0 होता है, धीरे धीरे चार्ज बढ़ता है। यहां पर स्टार्टिंग में एक्टिव न्यूक्लियाई मैक्सिमम होते हैं, धीरे धीरे एक्टिव न्यूक्लियाई कम होते हैं। तो किस टाइम पर कितने एक्टिव न्यूक्लियाई है वो निकालने जा रहे हैं। तो यहां से n की वैल्यू निकालना है। और जब भी यहां पर इधर log ln होता है तो दूसरी साइड ले जाते हो, क्या बनता है? इसमें भी तो क्या होगा? एक साइड में log होता है तो उसको दूसरी साइड ले जाते हैं तो क्या बनता है? अरे ये किया था क्या तुमने? ये डिराइव किया है, फॉर्मूला लिखा है? फिर कैसे नहीं बता रहे यार तुम्हें? अगर एक साइड मुझे n की वैल्यू निकालनी है तो n इसके साथ में क्या लिखा हुआ है? ln। जब ln, अच्छा ln का मतलब क्या होता है?
लॉग बेस ई। ध्यान दें, बहुत सारे लोगों को ये भी होता है, क्या ये 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log बेस 10 नहीं होता है, क्या होता है log बेस e ऑफ x। इस पूरे log बेस e x को ही हम क्या बोलते हैं ln x। अगर बेस 10 हो तो उसको ln x नहीं बोलते हैं, बेस e हो उसी को ln x बोलते हैं। और ये इंटीग्रेशन में ln x या log बेस e ही आता है, इसलिए देखो यहां पर जब ने इंटीग्रेट किया तो ln यानी कि log बेस e आया। और यहां पर बेस e है, जब वो दूसरी साइड जाता है, ये क्या है log, दूसरी साइड जाता है तो क्या बन जाता है एंटी लॉग, और एंटी लॉग होता है एक्सपोनेंशियल e। अभी नहीं आता ये सब चीज, केमिस्ट्री फिजिकल में बहुत होते हैं यार एक काम। ये देखो, मान लो ये दिया हुआ है 10 इक्वल्स टू 2, बेस कितना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस लॉग को इधर ले जाऊंगा, लॉग उधर जाएगा तो क्या बनेगा एंटी लॉग। लेकिन एंटी लॉग कैसे बनता है, जो बेस होता है ना वो जाता है, तो x की वैल्यू बनेगी 10 टू द पावर 2। ये जो बेस होता है वो इधर चला जाता है। नहीं आया होगा, मजा ही नहीं आया होगा, लेकिन तुमने ये जरूर पढ़ा होगा। अगर बेस e है तो log है, मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो इधर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा एंटी लॉग। और एंटी लॉग कैसे बनता है, यहां बेस क्या है e, तो e टू द पावर 2, मतलब जो बेस होता है वो उसकी पावर वो नंबर बन जाता है। अगर यहां पर बेस ये 2 होता तो यहां क्या बनता 2 टू द पावर 2, 4 आंसर आता है। जो बेस होता है वो दूसरी साइड उसके ऊपर दूसरा नंबर चढ़ जाता है, वो वाली चीज। ये होता है लॉग को एंटी लॉग में चेंज करना। तो यहां से मुझे n निकालना है, तो n अपॉन n नॉट, उधर क्या जाएगा दूसरी साइड e, क्योंकि बेस क्या है उसमें e, तो ये बनेगा e टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो यहां से बना n इक्वल, मुझे n चाहिए ना, ये आ गया रिलेशन जो कैपेसिटर में चार्जिंग के दौरान करंट के लिए आता था, करंट के लिए रिलेशन आता था। एक चीज और, क्योंकि मैंने अभी कैपेसिटर के बारे में कुछ बताया था, कैपेसिटर में t इक्वल्स टू 0 पर करंट मिनिमम या मैक्सिमम, धीरे धीरे करंट, इनफाइनाइट टाइम पे करंट धीरे धीरे कम हो रहा है। करंट का धीरे धीरे कम होना, रिलेशन करंट का भी देखा है क्या तुमने उसको, क्या होता है I इक्वल्स टू I नॉट e टू द पावर t अपॉन टाउ। I इक्वल्स टू I नॉट e टू द पावर t अपॉन टाउ। वहां जो टाउ होता था वो डिवाइड में होता था, क्योंकि वो जो टाउ है वो सेकेंड यूनिट में आता था। यहां पर ये लैम्डा जो है वो सेकेंड इनवर्स में है, तो ये टाइम सेकेंड इनवर्स बन गया डायमेंशनलेस, यूनिटलेस। बस वही है। ये कैसा डिके हो रहा है, एक्सपोनेंशियल डिके। तो जो मैं कल बता रहा था ना कि हमारे पास में एक्टिव न्यूक्लियाई 1 लाख है और धीरे धीरे वो खत्म हो रहे हैं, तो ये कैसे खत्म होते हैं, एक्सपोनेंशियली डिके होते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत तेज, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ते होंगे बायो में, एक्सपोनेंशियल डीके पढ़ते होंगे, पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ाया अभी तक आएगा। ये एक चीज आ गई। अच्छा ये क्या है, ये वाली चीज इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियाई T इक्वल्स टू 0। ये क्या है, डीके कांस्टेंट। ये क्या है, T टाइम पर एक्टिव न्यूक्लियाई कितने हैं, किस T टाइम के बाद एक्टिव न्यूक्लियाई कितना बचा, ये वो है। अच्छा मुझसे बोला जा रहा है क्या, ऐसा करो नंबर ऑफ, ये तो है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, युवराज उठा के बाहर फेंक दिया जाए एट टाइम T। मैं नहीं, ये शिवराज विजय से बोल दे। नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाइड एट टाइम T है। मुझसे बोला जा रहा है ऐसा करो नंबर ऑफ डिकेड, कितने डीके हो चुके हैं वो निकालो एट टाइम T। सोच के बताना एक मिनट। मान लो मेरे पास में 1 लाख एक्टिव न्यूक्लियाई थे, उसमें से 15,000 चले गए, एक्टिव कितने बचे 85। डिकेड कितने, मतलब ये सिंपल माइनस करना है। तो अगर स्टार्टिंग में n नॉट थे, बचे इतने, तो डिकेड जो n डैश होगा वो कितना आएगा, इनिशियल में से कितने एक्टिव, ये इनिशियल एक्टिव किसी भी टाइम पर एक्टिव माइनस कर दो तो यह जाएगा n नॉट, यह जाएगा, अच्छा ये वैल्यू क्या, n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। क्या क्या कॉमन ले लूं,
ये है किसी भी टाइम पर डिकेड कितना हो। ये वाली वैल्यू, अच्छा t इक्वल्स टू 0 पर किसी भी e के ऊपर t की वैल्यू, किसी के ऊपर भी ये 0 रख दो, समथिंग की पावर 0 कितना होता है 1, और ये वाली वैल्यू क्या बन गई 1, तो एक्टिव न्यूक्लियाई N0, यानी कि t इक्वल्स टू 0 पर एक्टिव न्यूक्लियाई N0। ये रखो इनफाइनाइट, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, बहुत जरूरत है इनसे, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट ऊपर था, नीचे ले जाऊंगा तो प्लस इनफाइनाइट, ये e टू द समथिंग की पावर इनफाइनाइट क्या बनेगा, क्या आया, किसी की भी पावर अगर माइनस इनफाइनाइट होता है तो वो वैल्यू बन जाती है 0, और ये 0 तो ये समथिंग इंटू 0 0, तो एक्टिव न्यूक्लियाई कितने बनेंगे 0, यानी कि स्टार्टिंग में t इक्वल्स टू 0 पर एक्टिव न्यूक्लियाई थे N0, और इनफाइनाइट टाइम पर ये कितने हो जाएंगे 0, पूरे उधर चले गए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल डीके हो रहा है, स्टार्टिंग में रेट ऑफ डीके कम होती जाएगी, इनफाइनाइट टाइम लगेगा पूरा खत्म होने में। आगे बढ़ते हैं, t इक्वल्स टू 0 पर ये वाली वैल्यू 0, समथिंग की पावर 0 1, ये वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग, ये क्या है एक्टिव न्यूक्लियाई, t कब निकाला ये हमने, t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पर डिकेड न्यूक्लियाई कितना है, उधर था 0, t इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखो, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0, 1 माइनस 0 1, 1 इंटू N0, तो डिकेड कितने हो गए, मतलब पहले जो N0 थे 1 लाख, वो पूरे अब इनफाइनाइट टाइम पे उधर चले गए। ये वही चीज है जो कैपेसिटर में चल रहा है, कैपेसिटर में चार्ज, अच्छा ये वाली वैल्यू देखो, ये पहले स्टार्टिंग में कितने थे, फिर एंड में कितने हो जाएंगे, पूरा का पूरा। अभी हमने यहां थोड़ी देर पहले वो एक चार्ज वाली इक्वेशन लिखी थी कैपेसिटर की, 1 माइनस टी अपॉन टाउ, क्या एक जैसा ही लग रहा है, स्टार्टिंग में चार्ज कितना होता है 0, धीरे धीरे सॉरी स्टार्टिंग में चार्ज होता है 0, फिर इनफाइनाइट टाइम पर मैक्सिमम, यहां पर भी सेम इक्वेशन है, इनफाइनाइट में ये वैल्यू होती है 0, फिर एंड में जाकर मैक्सिमम, ये वो सेम चीजें चल रही है। यहां पर भी तुमने हाफ टाइम मीन लाइफ पढ़ा होगा, वहां पर भी हम हाफ टाइम मीन लाइफ पढ़ेंगे, ये चीज क्लियर है। चलो डिकेड के बारे में आ गया, एक्टिव न्यूक्लियाई के बारे में आ गया, अब हमारे पास में कुछ टर्म्स आती हैं जिसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ और मीन लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, नहीं होता फॉर्मूला नहीं, मीनिंग, हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ है क्या चीज, यूनिट क्या है हाफ लाइफ के, होता क्या है हाफ लाइफ, टाइम, मीन लाइफ क्या होता है टाइम, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कैपेसिटर में हो चुका है, तो तुम रिवाइज नहीं करते हो क्या, मैक्सिमम वैल्यू का हाफ, ये क्या कहलाता है हाफ लाइफ, और मीन लाइफ 60 क्या, मीनिंग ये नहीं, वो हाँ हो जाता है लेकिन मीनिंग कुछ और। चलो देखते हैं, देखो भाई फिजिक्स के हर टॉपिक में ये चीज लगेगी, हाफ लाइफ और मीन लाइफ की, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फिर ये, तो यहां अप्लाई कर देंगे उसको। हाफ लाइफ का मतलब होता है, ये तो सही बताया, वो टाइम जहां पर कुछ भी काम जो हो रहा है वो मैक्सिमम का आधा हो जाए, यहां क्या हो रहा है डीके, तो वो टाइम जिसमें जितने भी एक्टिव न्यूक्लियाई थे उसके आधे डीके हो जाए। मान लो अभी 1 लाख है, तो मान लो हाफ लाइफ है 2 साल, तो हाफ लाइफ 2 साल है, इसका मतलब 2 साल में 1 लाख से कितने रह जाएंगे 50,000, और 50,000 कहां चले जाएंगे डीके में। हाफ लाइफ है 2 साल, इसका मतलब है हर 2 साल में चीजें आधी हो जाएंगी। तो पहले 2 साल में 1 लाख से 50,000 हुए, अगले 2 साल में 50,000 से 25,000 हुए, अगले 2 साल में 25 से 12.5 हुए, ऐसे कम होते जाएंगे और हर 2 साल में वो बढ़ते जाएंगे। ये होता है हाफ लाइफ। एक और टर्म होती है मीन लाइफ।
मीन लाइफ एक ऐसा टाइम होता है जहां पर चेंज जो होता है, चेंज वो 63% का होता है। चेंज 63%, अभी हम प्रूव करेंगे उसको। चेंज 63% का होता है। चेंज 63% का मतलब क्या है? अच्छा, कैपेसिटर में, क्योंकि तुमने वो पढ़ा हुआ है इसलिए बता रहा हूं। कैपेसिटर में इनिशियल चार्ज 0, क्योंकि स्टार्टिंग में वो भूखा होता है, चार्ज नहीं लिया। मैक्सिमम कितना जा सकता है? Q0। मैक्सिमम Q0 जा सकता है, तो एक हाफ लाइफ में कितना चार्ज आएगा? Q0/2, मैक्सिमम का आधा। ये खत्म। मैक्सिमम कितना है? Q0। एक हाफ लाइफ में चेंज कितना होता है? 63%। पहले कितना था? 0। मैक्सिमम कितना जाना था? तो 0 से जा रहे हैं हम, तो 0 से 63% ऑफ Q0 तक पहुंच जाते हैं एक मीन लाइफ में। चेंज 0 से 63% ऑफ Q, यानी कि 63 का चेंज। यहां उल्टा होता है। कैपेसिटर में चार्ज स्टार्टिंग में, अच्छा करंट भी पढ़ा होगा तुमने वहां। स्टार्टिंग में करंट मैक्सिमम क्या मान लू? I0। जब इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो करंट 0। क्या करंट कैपेसिटर में I0 से 0 जा रहा है? एक हाफ लाइफ में करंट मैक्सिमम का आधा। हाँ, इस बार मैक्सिमम पहले है, तो हाफ लाइफ में करंट कितना हो जाएगा? I0/2। ये हाफ लाइफ में करंट आधा हो गया। मीन लाइफ देखते हैं। मीन लाइफ में क्या चेंज आता है? 63 का। पहले कितना था? एक मीन लाइफ में कितना चेंज करना है? 63 चेंज करो, कितना बचेगा? 37। तो एक मीन लाइफ के बाद में 37% ऑफ मैक्सिमम I0 आएगा। चेंज 63 का होता है फिजिक्स के हर एक टॉपिक में, एक मीन लाइफ में। चाहे वो एक्सरे पढ़ोगे अगला चैप्टर, उसमें भी आएगा, यहां भी आएगा, कैपेसिटर में आएगा, इंडक्टर, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आएगा, हर जगह यही टर्म्स यूज होंगी। एक मीन लाइफ मतलब 63% का चेंज। हाँ, 0 से चलोगे तो चेंज में 63 फाइनल वैल्यू आ जाएगी। मैक्सिमम से चलोगे तो 63 कम करना पड़ेगा, तो फिर 37 आएगा। यहां पर स्टार्टिंग में कितने हैं? N0। हाफ लाइफ में कितने बचेंगे? N0/2। लेकिन N0 था, एक मीन लाइफ में कितना चेंज आना चाहिए? 63। तो बचेंगे कितने? 37% बचा। डिकेड कितना हो गया? 63। ये दोनों चीज, चेंज 63% आता है। बस वही चीज हम यहां पर देख रहे हैं। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ जो होता है इसको हम बोलते हैं T हाफ या फिर TH। ये वो टाइम होता है, टाइम व्हेन नंबर, अच्छा आप ये पढ़ रहे हैं ना, तो इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन बना दी। वहां क्या बनाते थे कैपेसिटर में? वो टाइम जहां पर मैक्सिमम चार्ज का आधा चार्ज पहुंच जाए। यहां पर क्या है? व्हेन नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल। अच्छा, किसी भी टाइम पर एक्टिव न्यूक्लियाई लिखने का तरीका ये है क्या? ये है क्या? वो टाइम जब ये वाला नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई मैक्सिमम का कितना हो जाए? हाफ। तो उस टाइम को मैं क्या लिखूंगा? T हाफ। N0 से N0 कैंसिल। ये माइनस लैम्डा है, ये नीचे है, तो या तो इसको नीचे ले जाओ या उसको ऊपर ले जाओ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि e⁻λT? अगर इसको प्लस लिखा तो इसको भी ऊपर ले गए, तो ये कितना आएगा? 2। अच्छा, ये E है, वही चीज लॉग को एंटी लॉग में चेंज करना, तो फिर अब एंटी लॉग को लॉग में चेंज करना। यहां पर दोनों साइड लॉग ले लो। लॉग कौन सा लेंगे? लॉग बेस E के लिए। तो यहां पर लॉग ले लें। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने ध्यान ही नहीं दिया कैपेसिटर में। कैपेसिटर में ये सब आता है, बस n की जगह q हो जाता है। लॉग बेस E ऑन बोथ साइड। इधर लॉग लेंगे e⁻λT, इधर लॉग लेंगे, ये वैल्यू है। अच्छा, लॉग ये E लॉग में जो भी पावर होती है वो कहां आती है? आगे लिखा क्या हो?
लिखो फटाफट से, ये खत्म करके जाएंगे। टेस्ट में फोटो इलेक्ट्रिक भी आएगा, मैटर वेव भी आएगा, और ये जहां तक पढ़ाया जाएगा वो भी आएगा। मॉड्यूल मिला हुआ है क्या उसमें हमारे? मुझे नहीं, मैंने देखा नहीं। उसमें क्या PYQ एक्सरसाइज होती है क्या? कौन सी होती है? सेकंड, फोटो इलेक्ट्रिक और मैटर वेव के PYQ कर लें अगर नहीं किया हो तो। रोटेशनल के भी करें, सर्कुलर के भी करें, इसी बहाने कम से कम एक बार और पढ़ो। मैंने बोला है अभी जाके बनवाओ। अच्छा, ये 2 स्टेप ना लिखे ना तो भी चलेगा, क्योंकि जो हमने काम यहां किया था उसका उल्टा है। यहां लॉग बेस ई था, तो जो यहां था वो पावर पे चला गया इधर, तो इसका उल्टा ये होना चाहिए। तो e टू दी पावर लैम्डा टी है इक्वल्स टू 2 है, तो फिर लैम्डा टी किसके इक्वल होगा? लॉग बेस E2 के। वो कैसे आता है? इसको आगे ले जाओ, फिजिकल के पाप नहीं, स्टार्ट नहीं है फिजिकल। 11 की तो है दोनों सर पढ़ा रहे ना, अभी एक ही पढ़ा रहा है। अच्छा, ये थर्ड वाला जो कॉलम है ना हमारा, ये उसमें 2 बॉक्स बने हुए हैं। कौन सा डीके है, कौन सा ग्रोथ है? बेसिक, इसको बोलते हैं बेसिक मैथ के पाप। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल माइनस मतलब डीके, यानी कि एक्सपोनेंशियल वैल्यू कम हो रही है, और ये कम हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई है तो कम ही होगा। ये क्या है नीचे? एक्सपोनेंशियल डीके, ये कम हो रहा है तो 1 माइनस ये समथिंग बढ़ता जाएगा, और ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा। तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है और वो एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है। मुझसे बात करनी है? मैं भी बात कर, बिजी हूं मैं। चलो लास्ट चीज देख लेते हैं। तो वैसे तो ये वाली स्टेप नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन कोई बोले कि सर मजा नहीं आया, रख लिया। जब ऐसा भी, ये एंटी लॉग है ये वाला, e टू पावर समथिंग जो होता है उसको बोलते हैं एंटी लॉग, और उसको नॉर्मल बनाना होता है तो वापस क्या लेना पड़ेगा? लॉग। अच्छा, लॉग के ऊपर समथिंग, जैसे लॉग 2 टू दी पावर 3 है तो 3 आगे आता है। तो यार ये वाली वैल्यू आगे ले जाए लैम्डा टी, और ये आ जाएगा लॉग बेस e इक्वल्स टू ln2। ये भी पता होगा। हाँ, अगर वैल्यू और बेस सेम होता है तो लॉग में वैल्यू 1 आती है, तो ये वैल्यू आएगी 1, तो यह आ जाएगा लैम्डा टी। अच्छा, टी नहीं है ना यार, अब क्या चल रहा है? हाफ, टी हाफ। कोई बात नहीं, एक बार सीख लेंगे तो हर जगह काम आएगा। यहां सीख लिया, हर जगह काम आएगा। अच्छा, ln2 की वैल्यू पता है कितनी होती है? 0.303 इंटू, उसमें तो बेस 10 में चेंज करते हैं, फिर बेस 10 का 2 लेना होता है, क्या होता है? 0.3010। छोड़ो, ln2 जो होता है 0.693 होता है। कैपेसिटर से स्टार्ट होता है ये वैल्यू, और तुम्हारी पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तक चलेगा, आगे पूरे में चलेगा। इलेक्ट्रो में काम नहीं आती ये वैल्यू कभी भी। ये वैल्यू मैकेनिक्स में थोड़ा बहुत काम आ सकती है जब पढ़ते हैं। तो ये वाली फॉर्मूला तुमने टी हाफ में कहीं और भी पढ़ा है कैसा? कैपेसिटर का टी हाफ का फॉर्मूला हाफ लाइफ कैपेसिटर में पढ़ी है। वैल्यू कितनी होती है उसकी? 0.693। तो टाउ क्या है? वो मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में? क्यों होता होगा मल्टीप्लाई में? सोचो आप, यूनिट, टाउ की यूनिट होती है टाइम, तो वहां पर टाइम होता है ऊपर, तो ये टाइम और ये टाइम। यहां पर इसकी यूनिट क्या होती है? टाइम इनवर्स। तो टाइम इनवर्स ऊपर जाएगा तो टाइम, इसलिए डिवाइड में है।
तो याद रखने के तरीके भी है, सेम फॉर्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी आया, बस वहां पर कैपेसिटर में टाउ आया, यहां पर लैम्डा है, वहां कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू होगी टी हाफ। इसको हम वापस आगे चलाएंगे। ध्यान रहे ये वाला काम ना भी करें तो सीधा ऐसे कर सकते हैं, e टू द पावर लैम्डा टी की वैल्यू अगर 2 है तो लैम्डा टी की वैल्यू ln2, इसको वापस इधर ला सकते हैं, ये बन जाएगा जो भी सिखाया है। तो सीधा ये आना चाहिए, क्योंकि आगे से आप आगे में हर जगह यही करवाएंगे, जितनी भी चैप्टर में आएगा सीधा इससे यहाँ ये आना चाहिए। और अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, किसी भी लेक्चर में 10-15 मिनट इसी पर बात कर लेंगे। यार हमारा थोड़ा सा पुराना पोर्शन वीक है। हाँ, टेंशन तब लेनी होती अगर वो वीक है और वीक ही रह जाता, लेकिन अभी पता चल गया है तो ये खुशी की बात है कि कोई बात नहीं, मैं कुछ छोड़ दूं तो कोई और पढ़ा दे, कोई और छोड़ दे तो हम वो बता रहे। ये बेसिक मैथ्स की है चीज़ है, ये किसी सब्जेक्ट की गलतियां नहीं है।